वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th की आरओ पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 कविता के बहाने पढ़ेंगे। और इनके कवि के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। कविता का क्या सारांश है, क्या समरी है, ये भी आपको पहले के वीडियो में बता दिया गया है। तो आज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या। तो देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पे फूल है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर सब एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने या बच्चे ही जाने। तो ये थी कविता। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें कवि ने दो चीज़ों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से कविता की उड़ान के बारे में बताया है, कविता के बारे में बताया है। एक तो चिड़िया के माध्यम से कवि ने उड़ान के बारे में बताया है, और बच्चे के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, नहीं होता है, और उसके लिए बताया है। तो कवि कहता है कविता जो होती है वो कल्पना की उड़ान होती है। कवि के हृदय में उत्पन्न भावों की उड़ान जो है वो क्या है, भावों की उड़ान क्या है, कविता है, जिसमें कल्पना के पंख लगे होते हैं। तो क्या कविता की जो समानता है वो चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है। कवि कहता है कि चिड़िया बेचारी कविता की उड़ान के बारे में भला कैसे समझ सकती है। उसकी जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान के बारे में कभी भी नहीं समझ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया भी जो है वो अनेक जगह आती जाती है, लेकिन एक चिड़िया की उड़ान जो होती है वो सीमित होती है। लेकिन कविता की उड़ान अर्थात कविता के भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वो असीमित होती है। कवि आगे कहता है कि चिड़िया की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, सीमित होती है। वह इस घर से उस घर तक उड़ान तो भर लेती है, किंतु कवि जब कल्पना के पंख लगाकर कविता को उड़ाता है तो चिड़िया उसके क्षेत्र का अनुमान भी नहीं लगा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कविता के जब कवि के भावों के जो पंख हैं वो अपने भावों को कविता के रूप में जब उड़ाता है तो चिड़िया को नहीं पता चल पाता है। आगे कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। आगे कवि कह रहा है कि कविता की समानता जो है वो कवि खिले हुए पुष्प के समान करता है, कि जो पुष्प होते हैं वो खिलकर चारों ओर सुगंध बिखेरते हैं, अपने रूप सौंदर्य से दर्शकों को, दूसरों को आनंदित करते हैं। किंतु जो कवि है वो कविता के खिलने की तुलना फूल से नहीं करता है ना, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फूल का भी एक टाइम लिमिट होती है भाई। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतने दिन से ज़्यादा कोई भी फूल नहीं जीवित रहता। तो फूल का जो आकर्षण है वो अल्पकालिक होता है, यानी थोड़े समय के लिए होता है। जब फूल खिला हुआ फ्रेश होता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मुरझा जाता है लोग उसको इधर उधर फेंक देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। उसकी गंध की सीमा भी बहुत दूर तक नहीं जाती है, जितनी किसकी जाती है, कविता के भावों की जाती है। कवि अपने भावों को कविता के रूप में पिरोकर वो युगों युगों तक उसको उड़ाता है। अंत में कवि कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी कि कवि कहता है कि जो फूल हैं उनकी तो सुगंध निश्चित होती है भाई, सुबह खिला शाम तक, 2 दिन 4 दिन, लेकिन
जो कविता की सुगंध है, कविता की उड़ान है, वो युगों युगों तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, अंत में जो कवि है वो कहता है कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान है। किसके समान है भाई? चिड़िया के समान भी नहीं है, फूल के समान भी नहीं है। किसके समान है? खेल के समान है, बच्चों के। तो इस घर उस घर तक ये सीमित नहीं रहता है, वह तो अपने खेल से सभी घरों को अपनी सीमा में समेट लेता है ना। भाई बच्चे हैं, खेलने के चक्कर में ना जाने कहाँ कहाँ दौड़ कर चले जाते हैं। तो क्या है कि वो घरों तक सीमित नहीं रहता है, वह तो अपने खेल से सभी घरों को अपनी सीमा में समेट लेते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है, ना तो वो जाति पाति का होता है, ना ही धर्म का होता है, ना ही रंग रूप का होता है। बच्चे लोग जो होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ में अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं और वो प्रेम भाव से भी रहते हैं। तो कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी प्रकार के उपकरण मात्र हैं। अंत में कवि कहता है कि यदि रचनात्मक ऊर्जा होगी तो भाषा, छंद, रस, अलंकार आदि जो ये हैं, ये बंधन कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने भावों की अभिव्यक्ति अच्छे प्रकार से करते हैं तो ये सब जो बंधन है, रस, छंद, अलंकार, यानी ये तो सब क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, वह समय से बाधित नहीं होगी। तभी तो आदि कवि, एग्जाम्पल के माध्यम से कवि कहता है कि तभी तो जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि की कविता लोग आज भी इतने भाव के साथ में पढ़ते हैं। तो आज भी वाल्मीकि की जो कविता है उसकी जो उड़ान है, इस घर से उस घर तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु वह सभी घरों में खिल रही है। आगे कवि थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता है कि जिस प्रकार चालक के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, उसी प्रकार कविता के उड़ान की भी कोई सीमा नहीं होती है। अतः कविता भावों की भावी यात्रा में संदेह करना व्यर्थ है। यानी कविता की उड़ान युगों युगों तक चलती रहती है, वह कभी भी बंद नहीं होती है। अब इसका एक तरह से ये भी आप समझ सकते हैं, देखिए कितने पुराने सॉन्ग्स वगैरह हैं, आज भी लोग गुनगुनाते हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं। और ये जो आज हम लोग कबीर के दोहे, सूरदास के पद, देखिए रामायण है, गीता है, वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, वो आज कब कितने वर्षों पहले लिखे गए होंगे और आज भी लोग उनको पढ़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पे कवि के कहने का मतलब है कि जो कविता की उड़ान है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो ये था कविता के बहाने का चैप्टर की व्याख्या। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और समझिएगा। जो भी दिक्कत है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप लोग। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से ही मिल जाए। धन्यवाद।